क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व कर रहा हूँ रेलेवेंट कॉस्टिंग का। और इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंपल है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने समझने हैं। सवाल कहता है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट टू प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी। नीचे दी गई इंफॉर्मेशन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के दो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट टू प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी दो तरह की चीजें बनाती है और जो दो चीजें वो बनाती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। मेक कॉस्ट। मेक कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर मैं खुद ये चीज बनाऊंगा, अगर मैं खुद ए मैन्युफैक्चर करूंगा तो मुझे कितने का पड़ेगा। मेक कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर मैं खुद ए बनाऊंगा तो मुझे कितने का पड़ेगा, और बाई कॉस्ट अगर मैं बाजार से खरीदूंगा तो कितने का पड़ेगा। इसी तरह से बी जो है उसमें मेक कॉस्ट यानी कि खुद बनाया जाए तो 36 का, बाजार से खरीदा जाएगा तो 40 रुपए का पड़ेगा। डिमांड, ए की 4000 यूनिट्स की डिमांड है, बी की भी 4000 यूनिट्स की डिमांड है। मशीन आवर्स पर यूनिट, ए बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, बी बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। टोटल अवेलेबल मशीन आवर्स आर 16,000 आवर्स। टोटल घंटे जो है वो 16,000 घंटे हैं जो अवेलेबल हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन करते हैं विच इज कि हम ये देखते हैं कि भाई हमारे रिक्वायर्ड आवर्स कितने हैं, यानी कि हमें कितने घंटों की जरूरत थी। देखो ए के 4000 यूनिट्स की डिमांड है, अगर वो डिमांड 100% मीट करी जाए तो हर यूनिट 3 घंटे में बनेगा, तो 4000 × 3। और बी के भी 4000 यूनिट्स की डिमांड है और हर यूनिट बी का जो है वो 2 घंटे में बनता है, तो 4000 × 2। तो जो रिक्वायर्ड आवर्स है ना वो 4000 × 3 और 4000 × 2 इन दोनों के एडिशन से आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं यूं बात करूं कि भाई ए जो है ए बनाने के लिए 4000 × 3 ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं जिसकी मुझे ज़रूरत होगी, और बी बनाने के लिए 4000 × 2 यानी कि टोटल 8000 घंटे हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होगी। तो मेरा ए और बी जो है वो तैयार हो गया था। ठीक है, 4000 × 3 और 4000 × 2। 4000 × 3 जो टाइम ए बनाने के लिए लगेगा और 4000 × 2 जो टाइम बी बनाने के लिए लगेगा, तो मुझे 20,000 घंटों की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मसला आ क्या रहा है? मसला ये आ रहा है कि हमारे पास टोटल जो मशीन आवर्स अवेलेबल है ना, अवेलेबल आवर्स वो है 16,000। 16,000 घंटे अवेलेबल है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ 16,000 घंटे अवेलेबल हैं तो मैं सारा काम खुद नहीं कर सकता। अगर अवेलेबल आवर्स 16,000 हैं और रिक्वायर्ड आवर्स 20,000 हैं तो जाहिर है मैं सारा काम खुद नहीं कर सकता। मुझे कुछ काम जो है ना वो आउटसोर्स करवाना पड़ेगा। आउटसोर्स का मतलब यह है कि कुछ काम मुझे बाहर से करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ए बाहर से बनवाता हूँ तो मुझे 29 का पड़ता है, खुद बनाता हूँ तो 20 का पड़ता है। ए अगर मैं बाहर से बनवाता हूँ तो 29 का पड़ता है, खुद बनाता हूँ तो 20 का पड़ता है। इसी तरह से बी जो है वो अगर मैं बाहर से बनवाता हूँ तो 40 का पड़ता है और खुद बनाता हूँ तो 36 का पड़ता है। लेकिन अच्छा, मुझे ये तो पता चल गया कि भाई मैं खुद काम करूंगा ना तो सस्ता पड़ेगा, सस्ता बनेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ चीजें मुझे बाहर से बनवानी पड़ेंगी। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट दी शॉर्टफॉल इन नंबर ऑफ मशीन आवर्स, यानी कि कितने मशीन आवर्स जो है ना उसकी कमी हो रही है, कितने मशीन आवर्स कम पड़ रहे हैं। तो शॉर्टफॉल जो है यानी कि जो कमी पड़ रही है, जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा, मुझे 20,000 घंटों का काम करवाना है लेकिन मेरे पास जो करंट कैपेसिटी है, सलाहियत है, मैं टोटल 16,000 घंटों का काम जो है वो करवा सकता हूँ। ये अवेलेबल आवर्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4,000 घंटों का क्या है, 4,000 घंटों का शॉर्टफॉल है। 4,000 घंटे जो है वो कम पड़ रहे हैं और 4,000 घंटों का काम मुझे कहीं और से करवाना पड़ेगा। ठीक है,
अगली रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट रादर देन मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि अगर लेट से मैं ए बाहर से खरीदता हूँ तो कितने ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, बी बाहर से खरीदता हूँ तो कितने ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ए और बी दो चीजें। एक्स्ट्रा कॉस्ट बड़ी सिंपल है। ए अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो 29 का पड़ता है, खुद बनाता हूँ तो 20 का पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ए जो है वो हमें 9 रुपए महंगा पड़ता है बाहर से खरीदने में, बी जो है वो 40 का बाहर से पड़ता है, और अगर मैं खुद खरीदूंगा सॉरी खुद बनाऊंगा तो 36 का पड़ेगा, तो 4 रुपए बी महंगा पड़ता है। पहले दो पार्ट समझ में आ गए भाई? ठीक है, सही है ना? तो हमें ये पता चल गया भाई 4000 यूनिट बनाने 3 घंटे के हिसाब से और 4000 यूनिट 2 घंटे के हिसाब से टोटल 20,000 घंटे रिक्वायर्ड आवर्स हैं, अवेलेबल आवर्स 16,000 है, शॉर्टफॉल 4000 घंटों का है। अगर ये बाहर से खरीदते हैं तो 9 रुपए महंगा पड़ता है और बी बाहर से खरीदते हैं तो 4 रुपए महंगा पड़ता है। अब वो बोलते हैं सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द कंपनी टू मेक श्योर दैट द डिमांड फॉर यूनिट्स इज मेट। बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि कंपनी क्या करे, कंपनी क्या करे कि कंपनी जो है ना उसकी कॉस्ट कम से कम हो। खर्चों की बात हो रही है ना। सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द कंपनी टू मेक श्योर दैट द डिमांड फॉर यूनिट्स इज मेट, ताकि यूनिट्स की जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाए। ठीक है, अच्छा अब हम इसको दो तरह से सॉल्व करते हैं। एक तरीका जो सॉल्व करने का है ना, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन वो ये है कि लेट से हम ए जो है ना वो इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि खुद बनाते हैं। फिर हम बी बनाएंगे और अगर कमी होगी तो हम वो कमी जो है ना वो बाहर से परचेज कर लेंगे। सुनिएगा जरा गौर से, मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ, इस वर्किंग की लॉजिक थोड़ी देर में आपको समझ में आएगी। मैं ये कहता हूँ कि यार ए मैं खुद बनाऊंगा, ए में क्या करूंगा, ए में खुद बनाऊंगा। सबसे पहले मैं ए बनाना शुरू करूंगा और सारा ए कोशिश करूंगा कि खुद बनाऊं। अब मेरे पास टोटल आवर्स अवेलेबल कितने हैं, टोटल आवर्स अवेलेबल है 16,000। एक ही प्रोडक्शन अगर मैं इन हाउस करूंगा, एक ही प्रोडक्शन अगर मैं खुद करूंगा, ए अगर खुद बनाऊंगा सारे के सारे, तो मुझे 4,000 इंटू 3, 4,000 इंटू 3, अगर ए के सारे यूनिट्स मैं खुद बनाऊंगा, अगर ए के सारे यूनिट्स मैं खुद बनाऊंगा तो मुझे 4,000 यूनिट्स बनाने के लिए 3 घंटे के हिसाब से, 4,000 यूनिट्स बनाने के लिए 3 घंटे के हिसाब से 12,000 घंटों की जरूरत होगी। अगर मैं ये खुद बनाऊंगा तो 4,000 यूनिट्स बनाने के लिए 3 घंटों के हिसाब से 12,000 घंटों की जरूरत होगी। रिमेनिंग कितने आवर्स रह जाएंगे, रिमेनिंग आवर्स, ये सारा मैंने खुद बना लिया तो अभी भी 16,000, अभी भी 16,000 माइनस 12,000, 16,000 माइनस 12,000, यानी कि 4,000 घंटे मेरे पास बाकी रह गए। अब मैं क्या करता हूँ, बी खुद बनाता हूँ, लेकिन मैं बी के कितने यूनिट्स बना सकूंगा, अगर मेरे पास 4,000 घंटे अवेलेबल है और बी का एक यूनिट 2 घंटे में बनता है, अगर मेरे पास 4,000 घंटे अवेलेबल है और बी का एक यूनिट 2 घंटे में बनता है तो 4,000 घंटों में बी के 2,000 यूनिट बन सकते हैं। अगर मेरे पास 4,000 घंटे अवेलेबल हैं और बी का एक यूनिट 2 घंटे में बनता है, अगर मेरे पास 4,000 घंटे अवेलेबल हैं और बी का एक यूनिट 2 घंटे में बनता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मैं बी के 2,000 यूनिट्स खुद बना सकता हूँ। अब मैं बी के 2,000 यूनिट्स खुद बना लूंगा तो मजीद 4,000 घंटे कंज्यूम हो जाएंगे, क्योंकि 2,000 यूनिट्स बनाने के लिए 2 घंटों के हिसाब से मुझे टोटल 4,000 घंटे चाहिए। तो अब रिमेनिंग आवर्स क्या बच गए, रिमेनिंग आवर्स हो गए 0। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी में मैंने क्या किया, इस स्ट्रेटेजी में मैंने सोचा यार ए हम पहले खुद बनाते हैं, फर्स्ट ए, और फिर सेकंड क्या किया मैंने, सेकंड बी।
मैंने बोला भाई मैं पहले ए बनाता हूँ सारे खुद, और फिर जितने रिमेनिंग आवर्स रह जाएंगे उसमें बी बनाएंगे। अब क्या होगा, अब सर ए तो बन गए सारे, अच्छा ए सारे बन गए, कॉस्ट क्या लगी, ए सारे बन गए, कॉस्ट क्या लगी, ए के 4000 यूनिट्स आपने खुद बनाए, ए के 4000 यूनिट्स आपने खुद बनाए, ए के 4000 यूनिट्स आपने खुद बनाए, और एक यूनिट जो है वो 20 रुपए में बनता है। 4000 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट जो है वो 20 रुपए में बनता है, तो 80,000 हो गए। फिर बी की बात करते हैं। बी के 2000 यूनिट्स मैंने खुद बना लिए, बी के 2000 यूनिट्स मैंने खुद बना लिए, और एक बी का यूनिट 36 रुपए में बनता है। बी का एक यूनिट जो है वो 36 रुपए में बनता है, और बी के मैंने 2000 यूनिट्स बनाए। तो अगर 2000 यूनिट बी के मैंने खुद बनाए और एक यूनिट 36 रुपए में बनता है, तो टोटल 72,000 ये होगा। बाकी बी के यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, बाकी बी के यूनिट्स बाय करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास फैक्ट्री में जगह ही नहीं है। तो वो जो 2000 यूनिट जो आप खुद नहीं बना सके, बी के 2000 यूनिट जो आप खुद नहीं बना सके, वो आप खरीदोगे बाहर से, और एक यूनिट 40 का पड़ेगा। लिखा हुआ है सवाल में, एक यूनिट 40 का पड़ेगा। तो आपका टोटल खर्चा कितना है, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस आपका हो गया 80, 72 और 80, यानी कि 232,000। गौर से इस वर्किंग को देख लें। ये मैंने वो स्ट्रैटेजी ली है कि जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं सारे ए खुद बना लूं, फिर मैं बी पे जाऊंगा, जितने बी खुद बना सकता हूँ वो खुद बनाऊंगा, क्योंकि खुद बनाना सस्ता है, बाहर से खरीदूंगा तो महंगे में आएगा, खुद बनाऊंगा तो सस्ते में बनेगा, चाहे ए हो चाहे बी हो। लेकिन अब जब घंटे ही खत्म हो गए और अभी भी बी के पूरे यूनिट्स नहीं बन सके, तो मैंने सोच लिया कि बाकी यूनिट्स में बी के बाहर से खरीदता हूँ। इसी तरह से इसका उल्टा चले, यानी कि अगर मैं यूं सोच लूं कि बी को पहले मैं इन हाउस बनाऊंगा, इन हाउस प्रोडक्शन में बी की खुद करूंगा, यानी कि अब हो जाए फर्स्ट बी। अब अगर फर्स्ट हो जाएगा बी, अगर फर्स्ट हो जाएगा बी, तो क्या होगा भाई, बी के कितने यूनिट्स बनाने हैं, बी के सर 4000 यूनिट्स की डिमांड है, 4000 यूनिट्स की डिमांड है, और एक यूनिट कितनी देर में बनता है, 2 घंटे में। बी के 4000 यूनिट्स की डिमांड है और एक यूनिट कितनी देर में बनता है, 2 घंटे में। बी के 4000 यूनिट्स की डिमांड है और एक यूनिट कितनी देर में बनता है, 2 घंटे में। तो अगर बी के 4000 यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट 2 घंटे में बनता है, तो इसका मतलब 8000 घंटे यहाँ पे लग गए। रिमेनिंग आवर्स क्या हो गए, टोटल 16000 घंटे थे, टोटल 16000 घंटे थे, उसमें से 8000 घंटे बी पर इस्तेमाल हो गए। अगर 8000 घंटे बी पर इस्तेमाल हो गए तो 8000 बच गए। अब ये जो 8000 बच गए, इससे मैं ए बनाऊंगा, सेकंड चीज। अच्छा सर, अब अगर 8000 घंटे बच गए हैं, तो आप कितने ए बना सकते हो, अगर 8000 घंटे बच गए हैं और आप कितने ए बना सकते हो, 8000 डिवाइडेड बाई 3 कर लो। ठीक है, 8000 घंटे डिवाइडेड बाई 3, 3 क्या है, एक यूनिट को बनाने में लगने वाला टाइम। तो 8000 घंटों में डिवाइडेड बाई 3 के हिसाब से, 8000 डिवाइडेड बाई 3 के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि भाई ए के कितने यूनिट जो है वो मैं खुद बना सकता हूँ। तो अगर ए के खुद यूनिट्स हम कितने बना सकते हैं वो देखें, तो वो तकरीबन 2666.67 आता है। ठीक है, 8000 घंटों में 3 घंटे के हिसाब से मैं 2666.67 यूनिट्स खुद बना सकता हूँ। अब क्या होगा भाई, ए के 4000 यूनिट्स मैंने खुद बनाए, ए के 4000 यूनिट्स मैंने खुद बनाए, एक यूनिट 36 का पड़ा। ए के 4000 यूनिट्स मैंने खुद बनाए, ए के 4000 यूनिट्स मैंने खुद बनाए, और एक यूनिट 36 का पड़ता है, और एक यूनिट 36 का बनाकर पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1,44,000 का खर्चा यहाँ हो गया मेरा। ठीक है, सॉरी, बी बी है ये। बी के 4000 यूनिट्स मैंने खुद बनाए और एक यूनिट 36 का पड़ता है। अच्छा, बी के बाकी 2666.67 यूनिट्स मैंने खुद बनाए, और एक यूनिट बी का अगर अगर मैं खुद बनाता हूँ तो 20 का पड़ता है। तो 2666.67 यूनिट्स एक के मैंने खुद बनाए, और एक यूनिट ए का जो है वो 20 का पड़ता है। तो 2666.67 यूनिट्स $20 के हिसाब से, 20 रुपीज के हिसाब से इतने के पड़े। लेकिन मुझे बाकी यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, एक बाई करने पड़ेंगे। कितने बाई करने पड़ेंगे, टोटल 4000 यूनिट्स चाहिए थे, 4000 में से इतने यूनिट्स आपने बना लिए, तो बाकी जितने बच गए वो आपको खरीदने पड़ेंगे, वो आपको बाय करने पड़ेंगे।
तो 4000 में से मैंने 2666.67 माइनस किया, 1333.33 बच गया होगा। ये मैं बाहर से खरीदूंगा, और 1 यूनिट अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो मुझे 29 का पड़ता है। और इस हिसाब से मेरी जो टोटल कॉस्ट बन जाती है, इस हिसाब से जो मेरी टोटल कॉस्ट बन जाती है वो बन जाती है 236,000 टोटल एक्सपेंस या टोटल कॉस्ट। तो मुझे बताओ, हमें स्ट्रैटेजी नंबर 1 पर जाना चाहिए, समझ लो ये प्लान नंबर 1 है और ये प्लान नंबर 2 है। कौन से प्लान पर जाना चाहिए? प्लान नंबर 1 पर जाना चाहिए या प्लान नंबर 2 पर जाना चाहिए? हमें प्लान नंबर 1 पर जाना चाहिए, है ना? हमें प्लान नंबर 1 पर जाना चाहिए। प्लान नंबर 1 पे जाने की रीजन क्या है? प्लान नंबर 1 पर अगर हम जाएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। $4000 जो है ना वो हमारी जेब से कम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे प्लान नंबर 1 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि प्लान नंबर 1 की टोटल कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम है। और प्लान नंबर 1 का मतलब क्या है? प्लान नंबर 1 का मतलब ये है कि प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स of A and 2000 units of B in factory, or buy 2000 units of B from आउट करने का। ये मेथड नंबर 1 है किसी भी सवाल को इस तरह के सॉल्व करने का जिसमें आपके पास मेक और बाय डिसीजन हो और साथ में लिमिटिंग फैक्टर हो। अहमद ऐसा चेक कर देखना बेटा, फिर मुझे भी बताना। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास मेथड नंबर 1 है। ये आपके पास मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 में आपने ये देखा कि भाई अगर मैं पहले सारे ए बना लेता हूँ, बचे हुए घंटों में बी बनाता हूँ और बाकी बाहर से खरीदता हूँ तो क्या होगा। और मैंने ये देखा कि भाई बी सारे अगर मैं खुद बना लूँ और ए जो है वो जितने बन सकते हैं वो बनाया और बाकी बाहर से खरीदे तो क्या होगा। तो मुझे तो पता चल गया कि प्लान नंबर 1 जो है ना वो बेहतर है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई। अब आ जाओ मेथड नंबर 2 पर। इसी सवाल को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 भी है। इसी सवाल को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 भी है। मेथड नंबर 2 क्या है उसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, ए है और बी है। ठीक है, मेक, मेक का मतलब होता है खुद बनाना, बाई, बाई का मतलब होता है खरीदना। मेक, मेक के साथ में लिख सकता हूँ आपके पास 20 और 36। बाई जो है उसमें लिख सकता हूँ मैं 29 और 40। ठीक है, और मैं एक चीज निकालता हूँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग, यानी कि अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो मुझे कितने एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ते हैं। अगर मैं ए बाहर से खरीदता हूँ, अगर मैं ए बाहर से खरीदता हूँ, अगर मैं ए बाहर से खरीदता हूँ तो मैं $29 पे करता हूँ या रुपीस पे करता हूँ, और एक अगर खुद बनाता है तो 20 का पड़ता हूँ। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है? एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग इसको कह सकते हो। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग यानी कि अगर बाहर से खरीदा तो 9 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर बाहर से खरीदा तो 9 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर बी की बात करें, अगर हम बी की बात करते हैं तो बी अगर मैं बाहर से खरीदूंगा तो हर यूनिट खरीदने के लिए 4 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, कभी कभार इसको जो है ना यूं भी लिखते हैं, सेविंग्स बाई मेक या सेविंग्स बाई मैन्युफैक्चरिंग। देखो इसका दूसरा एंगल सोचने का क्या है, दूसरा एंगल सोचने का ये भी तो हो सकता है, अगर एक खुद बना लिया, अगर एक खुद बना लिया, अगर एक खुद बना लिया तो कंपनी के 9 रुपए बच जाएंगे, है ना? सेविंग्स बाय मैन्युफैक्चरिंग। अगर ए बाहर से नहीं खरीदा और खुद बनाया तो हमारे 9 रुपए बचेंगे।
इसी तरह से यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि अगर बी खुद बना लिया और बाहर से नहीं खरीदा तो हर यूनिट पर 4 रुपए मेरे बच जाएंगे। इस तरह से भी इसको सोचा जा सकता है, करेक्ट। एक तो ये है कि कितने ज्यादा लगेंगे और एक ये है कि किस तरह से कितने ज्यादा बच जाएंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने देखा, ऊपर मैंने लिखा एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग, खरीदने का एक्स्ट्रा खर्चा कितना। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं भाई बाहर से खरीदा 9 रुपए ज्यादा जाएंगे, बाहर से खरीदा 4 रुपए ज्यादा जाएंगे। एक इसको सेविंग्स बाय मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हैं, यानी कि खुद से अगर बना लिया तो 9 रुपए बच जाएंगे, खुद से अगर बना लिया तो 4 रुपए बच जाएंगे। इस तरह भी सोचा जा सकता है, क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि भाई आपके पास जो है ना वो आ, इसको बनाने के लिए घंटे कितने लगते थे, जो आपका लिमिटिंग फैक्टर था। देखो, ए को बनाने के लिए 3 घंटे मशीन पर लगता है और बी को बनाने के लिए 2 घंटे मशीन पर लगते हैं। ठीक है, ए को बनाने के लिए 3 घंटे मशीन पर लगता है और बी को बनाने के लिए जो है ना वो 2 घंटे मशीन पर लगता है। ये दूसरी बात देख लो, ठीक है। इसमें कोई मसला। अच्छा, फिर आप क्या करो, फिर आप एक काम करो और वो ये है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर आवर कैलकुलेट कर लो। यानी कि अगर मैं कोई काम बाहर से करवाता हूँ तो मेरे 9 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। सुनना जरा गौर से, अगर कोई काम मैं बाहर से करवाता हूँ, अगर मैं कोई काम यानी कि ए बाहर से बनवाता हूँ तो मेरे 9 रुपए ज्यादा लगते हैं, लेकिन मजदूरों के 3 घंटे बच जाते हैं, जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है ना मेरे लिए। मेरी लिमिटेड रिसोर्स जो है उसकी अहमियत होती है। तो भाई 9 रुपए ज्यादा जाएंगे लेकिन 3 घंटे लेबर के बच जाएंगे। वापस से इस तरह से सोचो, अगर मैं ए बाहर से बनवाऊंगा तो मेरे 9 रुपए ज्यादा लगेंगे लेकिन मजदूरों के 3 घंटों की बचत हो जाएगी। अगर मैं बाहर से बनाऊंगा तो मेरे 9 रुपए ज्यादा लगेंगे लेकिन मजदूरों के 3 घंटों की बचत हो जाएगी। यानी कि 1 घंटा बचाने की कॉस्ट जो है ना वो $3 है। यहाँ पर अगर मुझे मजदूरों के 2 घंटे बचाने होंगे तो मुझे $4 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर मुझे मजदूरों के 4 घंटे बचाने होंगे तो $2 चार चार सॉरी 2 घंटे बचाने होंगे तो $4 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यानी कि मैं ये यहाँ पर देख रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ ईच आर सेव या अनयूज। देखो, जो मेरी लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स जो है ना उसको मुझे देखकर इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना। अगर मैं ए बाहर से बनवाता हूँ तो मुझे $9 एक्स्ट्रा देने होंगे और उसमें 3 घंटों की बचत होगी। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि फी घंटा, 1 घंटा बचाने के लिए, 1 घंटा बचाने के लिए $3 जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अगर आप बाहर से काम करवाओगे तो $4 एक्स्ट्रा आपकी जेब से जाएंगे, ठीक है। और आपके पास जो घंटे बचेंगे वो 2 बचेंगे, सही है। ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको यूं सोचूं कि कौन सा काम बाहर से करवाना चाहिए, कौन सा काम बाहर से करवाना चाहिए बताओ। अगर हम इसको यूं सोचें कि सबसे पहले कौन सा काम बाहर से, देखो मुझे अपने नंबर ऑफ आवर्स सेव करने हैं ना, नंबर ऑफ आवर्स सेव करना है। नंबर ऑफ आवर्स अगर सेव करने हैं तो अगर मैं बाइंग की कंडीशन देखूं तो मैं यूं सोचूंगा कि यार 1 घंटा अगर बचाना है तो $3 ज्यादा पे करना बेहतर है या 1 घंटा बचाने के लिए $2 ज्यादा पे करना बेहतर है, बताओ। 1 घंटा बचाने के लिए मजदूरों का $2 पे करना ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले मुझे बी बाहर से खरीदना चाहिए और फिर ए बाहर से खरीदना चाहिए, समझ रहे हो। देखो, मजदूर का 1 घंटा बचाने के लिए यहाँ पर $2 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं और यहाँ पर मजदूर का 1 घंटा बचाने के लिए $3 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मजदूर का 1 घंटा बचाने के लिए $2 एक्स्ट्रा पे करना बेहतर है, रादर देन मजदूर का 1 घंटा बचाने के लिए $3 एक्स्ट्रा पे करे जाए।
तो मजदूर का 1 घंटा बचाने के लिए $2 एक्स्ट्रा पे करना ज्यादा बेहतर है रादर देन मजदूर का 1 घंटा बचाने के लिए $3 एक्स्ट्रा पे करेगा। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, मजदूर का 1 घंटा बचाने के लिए $2 एक्स्ट्रा पे करना ज्यादा बेहतर है रादर देन मजदूर का 1 घंटा बचाने के लिए $3 एक्स्ट्रा पे करे जाए। तो ये आपके बाइंग की प्रायोरिटी आ रही है कि पहले बी बाहर से खरीदो और फिर ए बाहर से खरीदना। अच्छा, प्रोडक्शन प्रायोरिटी, प्रोडक्शन प्रायोरिटी। देखो, अगर ऊपर वाला आंसर आपको ये बता रहे कि सबसे पहले बी बाहर से खरीदना और फिर ए बाहर से खरीदना है ना, तो प्रोडक्शन की प्रायोरिटी उल्टी हो जाएगी ना। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि भाई हमें सबसे पहले किस चीज की प्रोडक्शन करनी चाहिए, ए की और उसके बाद बी की। क्यों? क्योंकि बी ये कहता है कि भाई मुझे बाहर से खरीदोगे तो हर 1 घंटा बचाने की कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली कम है। तो पहले मैं ए जितने बनते हैं वो बनाता हूँ, फिर बी जितने बन सकते हैं वो बनाता हूँ और फिर बी बाहर से खरीद लूंगा। क्लियर है? ठीक है। तो आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ ईच आर सेव कितनी है और उस हिसाब से आपने जो है वो अपना डिसीजन ले लिया कि भाई हम प्रोडक्शन जो करेंगे पहले एक ही करेंगे सारी की सारी खुद, क्योंकि प्रोडक्शन करना इवेंचुअली तो बेनिफिशियल है। फिर हम बी की प्रोडक्शन करेंगे और बी ये कहता था कि आप बाहर से अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे यूनिट्स बाहर से खरीदना, क्योंकि अगर मेरे यूनिट्स बाहर से खरीदोगे तो आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है एडिशनल, यानी कि हर 1 घंटा जो लेबर का बचेगा आपको $2 महंगा पड़ेगा। यहाँ पर आपको हर 1 घंटा जो लेबर का आप बचाओगे उसके अगेंस्ट $3 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे। तो ये प्रोडक्शन की प्रायोरिटी आ गई और ये बाइंग की प्रायोरिटी आ गई। क्लियर है? प्रोडक्शन रिपीट कर देता हूँ। देखो, बाइंग समझ में आ गया ना। बी आपने अगर अगर लेट से देखो, पहली बात ये याद रखो, पहली बात ये याद रखो कि इन हाउस प्रोडक्शन इज चीपर फॉर बोथ प्रोडक्ट्स एज कंपेयर्ड टू बाइंग फ्रॉम आउटसाइड वेंडर। ठीक है। इन हाउस प्रोडक्शन यानी कि खुद कोई चीज बना लेना इस सवाल में बाहर से वो चीज खरीदने से सस्ता ही है। अब हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि यार कौन सी ऐसी चीज है जो हम खुद बनाएं। तो और हमें पता है कि यार हम दोनों चीजें 100% खुद नहीं बना सकते। अगर ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड आवर्स और अवेलेबल आवर्स हैं, अवेलेबल आवर्स ज्यादा होते हैं और रिक्वायर्ड आवर्स कम होते हैं ना, तो फिर तो यहाँ पर हम इस झंझट में तो पड़ते ही नहीं। मसला तब आता है जब आपके पास जो रिक्वायर्ड आवर्स हो वो ज्यादा हो और अवेलेबल आवर्स हो ना वो कम हो। तो आपको ये डिसाइड करना था कि कोई चीज आपने कुछ चीजें बाहर से खरीदनी होंगी। अब अगर मुझे बी बाहर से पहले खरीदना है और फिर ए खरीदना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का खुद बनाना सस्ता होगा। ठीक है। क्लियर है? या तुम यूं भी कह सकते हो कि सेविंग और सेविंग्स पर आवर लेबर, सेविंग्स, हाँ, पर आवर लिमिटिंग फैक्टर। तुम यूं भी सोच सकते थे ना कि यार ए अगर मैं खुद बनाता हूँ ना, ए अगर मैं खुद बनाना स्टार्ट करता हूँ तो 9 रुपए सस्ता पड़ता है और लेबर जो है ना उसके 3 घंटे लगते हैं इस पर, यानी कि हर 1 घंटा लेबर का जो मैं इंटरनली लगाता हूँ उससे मैं $3 ज्यादा कमा सकता हूँ। वापस से ऐसे सोचो, अगर मैं एक खुद बनाता हूँ तो $9 की बचत होती है। अगर मैं एक खुद बनाता हूँ तो $9 की बचत होती है। अगर मैं एक खुद बनाता हूँ तो $9 की बचत होती है। अच्छा, ये बनना कितनी देर में? ये 3 घंटे में बनता है। तो इसका मतलब हर 1 घंटा, हर 1 घंटा, हर 1 घंटा
इंटरनली इस्तेमाल करने से मेरी $3 की सेविंग है। अगर मैं बी खुद बनाता हूँ तो मेरी $4 की सेविंग है और 2 घंटे बचते हैं, यानी कि हर घंटा अगर मैं इंटरनली हर 1 घंटा इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें मुझे $2 की बचत होती रहती है। हर 1 घंटे की वैल्यू जो है वो $2 की बचत है, समझ रहे हो? और फिर तुम प्रोडक्शन की रैंकिंग कर दो तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा कि पहले हमें ये बनाना चाहिए, क्योंकि हर 1 घंटा जो इंटरनली इस्तेमाल करता हूँ वो मुझे $3 की बचत कर देता है, जबकि हर बी का 1 यूनिट जो है वो मैं अगर इंटरनली बनाता हूँ तो मुझे $2 की पर आवर बचत होती है। सही है। अब जब आपके पास मेथड नंबर 2 के हिसाब से ये प्रायोरिटी आ गई तो फिर तो आप काम कर सकते हो, वही वाला ऊपर जो आपने किया था प्लान नंबर 1 पर ही आओगे, यानी कि आप सबसे पहले ए बनाओगे टू द मैक्सिमम, फिर रिमेनिंग आवर्स यूज्ड फॉर बी, ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट बाय बी फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 2 है। बहरहाल ये हमारा पहला सवाल यहाँ पर हमने डिस्कस किया, तो हमें ये पता चल गया चाहे मेथड 1 हो चाहे मेथड नंबर 2 हो, ए जो है ना वो खुद पहले बनाना बेहतर है और फिर हम बी जो है वो उस पर जाएं। सही है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आप लोगों के पास आ रहा है, ये एक्सेल आप लोगों को दे दूंगा मैं, ठीक है। ये जो दूसरा सवाल आ रहा है इसको मैं पढ़ता हूँ, इसको भी सॉल्व करते हैं। सही है, इसको भी मैं ही सॉल्व करवा रहा हूँ। लिखा हुआ है जसीम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्टेशनरी आइटम इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। कोई स्टेशनरी वाला है, वो स्टेशनरी आइटम्स को स्मॉल, मीडियम और लार्ज बॉक्स में बनाता है। ऑल द साइजेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट अ प्लांट हैविंग एनुअल कैपेसिटी ऑफ 1.8 मिलियन मशीन आवर्स। Relevant data for each product is given below. Sales price per unit, direct material, labor hours, variable overheads, machine hours, demand, minimum production required. Other relevant information is as follows. Cost of the monthly payroll is 1.5 million. Fixed overheads are 110,000 per month and are allocated on the basis of machine hours. Recommend the number of units to be produced for each size. कितने यूनिट्स बनाऊं? अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगेन हम रिक्वायर्ड आवर्स देखते हैं। पहले तो रिक्वायर्ड क्या है, देखो स्मॉल साइज की 2,10,000 यूनिट्स की डिमांड है और स्मॉल का 1 यूनिट जो है ना उसको मशीन में 2 घंटे लगता है। जो मीडियम है, मीडियम की जो है वो 1.5 लाख की डिमांड है, मीडियम की 1.5 लाख की डिमांड है और मीडियम का 1 यूनिट जो है ना वो 4 घंटे में बनता है। जो लार्ज है उसकी 1,80,000 की डिमांड है और लार्ज का 1 यूनिट जो है वो 5 घंटे में बनता है, ठीक है। 2,10,000 यूनिट जो है वो स्मॉल की डिमांड है, 1 यूनिट 2 घंटे में बनता है। 1.5 लाख की यूनिट्स मीडियम की डिमांड है, 1 यूनिट 4 घंटे में बनता है। 1,80,000 यूनिट जो है वो लार्ज की डिमांड है और 1 यूनिट 5 घंटे में बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिक्वायर्ड मशीन आवर्स, यानी कि मुझे 1920,000 मशीन आवर्स की जरूरत है और अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल है 18,000,000, ये अवेलेबल है। सही है। अच्छा, अब इसमें मेक और बाई नहीं है, इसमें आप खुद ही बना रहे हो ना चीजें। अच्छा, अब हम जब खुद बना रहे होते हैं तो हमने इसका तरीका सीखा था कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हम ढूंढते हैं। तो अब हम जरा वर्किंग करते हैं। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। सबकी सेलिंग प्राइस लिखते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है? 75, 90 और 130। इसमें से लेस कर देंगे क्या? इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल है, कितनी है? 25।
ठीक है। अच्छा, फिर लेबर आवर्स दिए हुए हैं, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर लगता है। देखिए लेबर की कॉस्ट वेरिएबल नहीं है, क्यों? क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ द मंथली पेरोल इज 1.5 मिलियन। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि लेबर जो है ना उसको मैं कोई पर आवर पेमेंट करता हूँ। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि लेबर को जो है ना वो मैं पर आवर पेमेंट करता हूँ, बल्कि ये लिखा हुआ है कि भाई पूरे महीने में मैं लेबर को तनख्वाह पे रखा हुआ है और 1.5 मिलियन की तनख्वाह देता हूँ। अब तनख्वाह जब आ गई तो वो फिक्स कॉस्ट आ गई, तनख्वाह होगी तो वो फिक्स कॉस्ट होगी ना। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 मिलियन टोटल पेरोल है और फिक्स ओवरहेड्स 1,10,000 के हैं। तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट में एक तो 25 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल है, और क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स में 5 के। दो ही चीजें है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स में 5 के। तो इसका मतलब अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं तो हमारे पास 75 में से 30 माइनस किया 45 आया। दूसरे केस में हमारे पास क्या होगा, दूसरे केस में 32 और 7, 32 और 7 जो है वो 39 आया, माइनस किया तो 51 बचा। तीसरे वाले केस में क्या होगा, तीसरे वाले केस में 35 और 8, 35 और 8 43 बन गया, माइनस किया तो 87 बच गया। सही है। अच्छा, अब जब हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गई तो फिर हम देखते हैं कि मशीन आवर्स कितने हैं। मशीन आवर्स पर यूनिट, क्योंकि ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर है ना, तो हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देखते हैं। यानी कि यहाँ से मैं 45 कमा रहा हूँ और ये यूनिट जो है इसको मशीन में 2 घंटे लगते हैं बनने में, यानी कि हर घंटे में 22 की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मेरा लिमिटिंग फैक्टर जनरेट कर रहा है। यहाँ पर 51 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, और यहाँ पर हम 87 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो ये हमारी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज बन गई। ठीक है। मशीन आवर्स पर, सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। अब हम करेंगे रैंकिंग कि भाई हमारे जो मशीन आवर्स हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर ये सेकंड है, और फिर ये थर्ड है। ठीक है ना। हम यहाँ पर एक मशीन आवर अगर यूज करते हैं तो 22.5 की कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देता है। यहाँ पर यूज करते हैं तो 17.4 की कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देता है। यहाँ पर यूज करते हैं तो 12.75 की कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मशीन आवर का बेहतरीन इस्तेमाल स्मॉल साइज पर हो रहा है। मशीन आवर्स का बेहतरीन इस्तेमाल स्मॉल साइज पर हो रहा है। अब उसने बोला था रिकमेंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच साइज, कितने यूनिट्स बनाने होंगे, कितने यूनिट्स बनाऊंगा। सबसे पहले मैं स्मॉल बनाऊंगा। अच्छा, स्मॉल टोटल आवर्स अवेलेबल कितने ये भी लिख लेते हैं। टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल आवर्स जो अवेलेबल है वो 1.8 मिलियन है। सबसे पहले मैं स्मॉल बनाता हूँ। स्मॉल बनाने के लिए कितने आवर्स की जरूरत है। स्मॉल के 2,10,000 यूनिट्स की डिमांड है, स्मॉल के 2,10,000 यूनिट्स की डिमांड है, और एक यूनिट जो है वो स्मॉल का मशीन में 2 घंटे लेता है। स्मॉल के 2,10,000 यूनिट्स बनाने की डिमांड है और एक यूनिट जो स्मॉल का है वो 2 घंटे में बन जाता है। तो 2,10,000 इंटू 2, ठीक है। 2,10,000 यूनिट्स की डिमांड है और एक यूनिट 2 घंटे में बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2,10,000 यूनिट्स बनाने के लिए 4,20,000 यूनिट्स बन सकते हैं। अच्छा, टोटल आवर्स कहाँ लिखे हुए बेटा, टॉप पे लिखे हुए। एनुअल कैपेसिटी 1.8 मिलियन है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड। मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड का क्या मतलब है। मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि कंपनी ने ये सोचा हुआ है कि कुछ भी हो जाए हम इसके 1 लाख, इसके 1 लाख और इसके 1 लाख यूनिट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है। ये कंपनी ने सोचा हुआ है कि हम इसके 1 लाख यूनिट्स, इसके 1 लाख यूनिट्स और इसके 1 लाख यूनिट्स तो लाजमी बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो हमें मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड देखनी होगी ना। स्मॉल है, मीडियम है, स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। स्मॉल जो है उसके 1 लाख यूनिट्स तो लाजमी बनाने ही बनाने और हर यूनिट 2 घंटे लेगा। मीडियम के 1 लाख यूनिट्स लाजमी बनाने ही बनाने
और हर यूनिट जो है वो 4 घंटे लेगा। लार्ज के 1 लाख यूनिट्स लाजमी बनाने ही बनाने हैं, और हर यूनिट जो है वो 5 घंटे लेगा ही लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिमेनिंग आवर्स होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिमेनिंग आवर्स होंगे। क्लियर है? आपने 1 लाख यूनिट्स स्मॉल के, 1 लाख यूनिट्स मीडियम के और 1 लाख यूनिट्स लार्ज के तो बनाने ही बनाने हैं। सही है ना? ये तो तयशुदा बात है। अच्छा, अब रिमेनिंग आवर्स में हम एस बनाते हैं, क्योंकि एस सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था। अब बचे हुए अगर 1,10,000 एस हम बना लें, बचे हुए अगर 1,10,000 एस बना लें, क्योंकि एस की टोटल डिमांड 2,10,000 थी, जिसमें से एक डिमांड 1 लाख यूनिट्स की वो थी जो आपने पूरी करनी ही करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी 1,10,000 यूनिट्स भी अगर हम बना लेते तो वो 2 घंटे के हिसाब से 220 घंटे ले लेंगे, हमारे पास पीछे बचेंगे 480 घंटे। इसके बाद सेकंड रैंकिंग आ रही थी लार्ज की। फिर हम लार्ज बनाएंगे, लार्ज के हम कितने यूनिट्स बना लेंगे? लार्ज की टोटल डिमांड 1,80,000 यूनिट्स की थी, लाख यूनिट्स तो आपने बनाने ही बनाने हैं, तो आप 80,000 यूनिट्स और बनाओगे। 80,000 यूनिट्स और बनाओगे और हर यूनिट बनेगा 5 घंटे में। 80,000 यूनिट्स में और बनाऊंगा और हर यूनिट बनेगा 5 घंटे में। तो 4 लाख यहाँ पर चले गए, बच्चे कितने? 80,000। अब आपके पास आप मीडियम बनाओगे। अब मीडियम कैसे बनाएंगे भाई? 80,000 डिवाइडेड बाई 4, एक यूनिट 4 घंटे में बनता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बना सकोगे 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स आप मीडियम के बना सकोगे, 20,000 यूनिट्स आप मीडियम के बना सकोगे। 20,000 यूनिट जो है वो 4 घंटे के हिसाब से टोटल आपका 80,000 ले जाएंगे, और ये आ जाएगा 0 पर। ठीक है? तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्शन प्लान होगा, आपका जो प्रोडक्शन प्लान होगा वो क्या होगा? SML, प्रोडक्शन या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1 लाख प्लस 1,10,000। मीडियम 1 लाख प्लस 20,000। लार्ज 1 लाख प्लस 80,000। ये आपका प्रोडक्शन प्लान बनेगा। 2,10,000 यूनिट्स स्मॉल के बनेंगे, 1,20,000 यूनिट्स मीडियम के बनेंगे और 1,80,000 यूनिट्स लार्ज के बनेंगे। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से मुझे पता चला मेरे लिमिटेड रिसोर्स जो है उसकी बेहतरीन यूजेज कहाँ है, और उस हिसाब से हमने ये पूरी वर्किंग कर दी। ठीक है जी, तो ये 2 क्वेश्चंस अभी मैंने आप लोगों को करवाए।